नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लाइव क्लास में आपके पेडागॉजी की लाइव क्लास रहेगी या पार्ट नंबर आपकी है 22 रहेगी भाई जायसवाल सर। इसके पहले 21 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है सभी पार्ट वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इस चैप्टर में दोस्तों हम आज 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज का जो चैप्टर जो हमारा चल रहा था, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। संविधान में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है आपके, ये जो चैप्टर है आपका आज कंप्लीट कर देंगे। और कल के फिर क्लास में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए 30 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, जिसमें से पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, जो कि पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से दायित्व पूरा करना होगा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे कमेंट्स आए हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिन्होंने बी ऑप्शन सही किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, अपने प्रोफेशन को बेहतर कीजिए। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, जो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो विद्यार्थी और अध्यापक आवश्यक जो अनुपात होता है वह कितना होता है प्राइमरी लेवल में, अगर 200 से अधिक है? जी हाँ, सभी लोग बताइए। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी संख्या 200 से अधिक है, तो विद्यार्थी अध्यापक का आवश्यक अनुपात कितना होगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेंगे। आप लोग सी सोच रहे थे कि 45, लेकिन जहां पर आपके 200 से अधिक विद्यार्थी हो जाते हैं तो हम ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े, विकलांग व्यक्ति, धार्मिक रूप से पिछड़े या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 जिसके कल्याण से संबंधित हो जाते हैं, वह का आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के कल्याण की बात करते हैं। अनुच्छेद 41 to 46। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों एवं प्रौढ़ों के लिए या सभी नागरिकों के लिए? सभी कमेंट कीजिएगा। भारत में संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है? और वह कहलाती है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। अगला जो प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पर है, ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है और आप सभी लोग फीडबैक कर रहे हैं लाइव चैट के माध्यम से। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? जी हाँ, समवर्ती सूची में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो संविधान संशोधन है, इसको समवर्ती सूची में किस वर्ष डाला गया? 1952, 1976, 86 या 92 में डाला गया? सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा जिस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया है, वह हमारा कहलाता है 1976। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1976 की बात करें। अगला प्रश्न है, नामांकन बढ़ाने, उनकी अनुपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? 4 जून 2005, 26 जनवरी 2008, 2 अक्टूबर 2005 या 15 अगस्त 1995 की बात करें। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम मध्याह्न भोजन की योजना जो है कब शुरू की गई? सभी लोग बताइए। तो वह दोस्तों 26 जनवरी 2008। जी हाँ, कब की बात करेंगे? 26 जनवरी 2008।
नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 3 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बातें कही हैं, यह संविधान की कौन सी धारा है? और इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वह धारा कौन सी है? 21A, 21B, 22A, 22B, सभी बताइए। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के भाग में तृतीय में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई है, संविधान की वह धारा कौन सी है? संविधान की वह धारा है 21A। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समता का अधिकार? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में जिस मूल अधिकार में हमारा शामिल हो जाता है वह हमारा मूल अधिकार कहलाता है स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए क्या लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ही आसानी से आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कई बार जिक्र कर चुके हैं ऑप्शंस पर। और अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू किया गया? तो ये कब से लागू किया गया है ये भी हम प्रश्न कर चुके हैं, आपको याद होगा कल की क्लास में हम प्रश्न किया था। और कल की क्लास में हमने क्या बताया था ये सभी के लिए अब आपको कमेंट करें, मॉक क्वेश्चन ले लीजिए, क्योंकि कल हमने प्रश्न बता दिया था। और जितने भी कल की क्लास देखे होंगे ऑलरेडी अभी तक कमेंट कर दिया होगा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था। आरटी एक्ट जो आपका राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 कब लागू कब हुआ ये कमेंट करके बताना। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितना होता है? कम से कम कार्य दिवस तो कम से कम 200। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे कितने निर्धारित हैं? 800 घंटे, 1000 घंटे, 1100 या 700 घंटे निर्धारित हैं? तो प्राथमिक स्तर पर देखा जाए शैक्षणिक घंटे जो निर्धारित किए गए हैं वह कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो 800 आवर्स। जी हाँ, 800 घंटे पूरे शैक्षणिक की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित है, कितने सीटें आरक्षित है? जो निजी स्कूल है उनमें गरीब बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 25, 30, 40, 45 प्रतिशत में बताइएगा। तो 25% की बात करेंगे जो गरीब बच्चों के लिए सीटें जो है आरक्षित की गई। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 है इसमें अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। क्या है? उचित सरकारी दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सभी कमेंट करते रहिएगा आपका कमेंट ही यहाँ पे हमें हमारे तक पहुँचता है, आपका फीडबैक ही हमारे यहाँ तक पहुँचता है। तो आपका कमेंट यहाँ पे फीडबैक शिरोपर है, श्रीमान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद क्या होगा? यह अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है या आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद क्या रिएक्शन आ रहे हैं? तो जो रिएक्शन आ रहे हैं कि आयु के अनुसार अधिक यह समझाती है। क्या है? आयु के अनुसार यह आपके अधिक समझाती है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा रहित कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्य में। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 है, इसके अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो देखिए, 10 वर्ष के पश्चात जनगणना में लगाया जाता है, आपदा रहित कार्य में भी, चुनावी संबंधी में, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाता। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है? प्रति सप्ताह। और ये भी प्रश्न हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका भी प्रश्न हम नहीं, आपका उत्तर अंतर नहीं बताएंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लास आई होप आपने देखा होगा। ठीक है, तो प्रतिकूल सप्ताह कितने घंटे योजना बनाकर कार्य करना है, या आपको कमेंट करके बताइएगा कितने घंटे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जो है विशेष पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाए, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, या अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले जो विद्यालय बच्चे कभी नहीं गए हैं, या विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले जो बालक है, बच्चे हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा जोड़ने हेतु किस पर जोर दिया गया? तो विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया। किसको? आपका विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की, राष्ट्रीय बाल भवन की, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। तो मई 1998 में किसकी स्थापना की गई है, सभी लोग बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई मई 1998। हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आप सभी में किसी में से। और मुझे जहाँ तक पता है कि इस परिवार के जो हिस्सा है, मेरे ख्याल से 1982, क्या हो जाएगा 1980, 1980 से लेके क्या कह सकते हैं 2002 या 3 तक के सभी जुड़े हुए हैं। 2005 तक के भी जुड़े हुए हैं इस परिवार से। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस दिन मंजूरी प्रदान की गई? 20 अगस्त 2020, 29 जुलाई 2020, 19 जून 2020, 19 जुलाई 2020। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 है, किस दिन इसे मंजूरी प्रदान की गई थी? सभी बताइएगा। तो 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ये मंजूरी प्रदान की गई। 29 जुलाई 2020, ये सन, ये डेट अपने माइंड पे बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई? 1986, 78, 68 या 72 में लाई गई? सभी बताइएगा। जी हाँ, भारत में जो है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष में लाई गई? 1986 तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन पहली की हम बात कर रहे हैं। तो पहले दोस्तों 1968 में लाई गई थी। जी हाँ, 1968 में भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लाई गई। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किस समिति द्वारा तैयार किया गया है? कस्तूरी रंगन समिति, दीपक पारिक समिति, पार्थ सारथी सोम समिति, रंगराजन समिति। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 है, इसका मसौदा किस समिति द्वारा तैयार किया गया? और वह समिति का नाम है आपका कस्तूरी रंगन समिति। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करते रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल किया गया था? समान और समावेशी शिक्षा, सभी स्तरों पर सार्वभौतिक पहुंच सुनिश्चित करना, नई पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना, 5334 एंड उपरोक्त सभी। तो इनमें से सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो शामिल किया गया था दोस्तों, आपके समान और समावेशी शिक्षा को भी शामिल किया गया था। सभी स्तरों पर सार्वभौतिक पहुंच सुनिश्चित करना, नई पाश्चर्य और शैक्षिक संरचना 5334 को भी, अर्थात उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, बाल अवस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षाएं, या बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार ECCE का जो पूर्ण रूप कहलाया जाता है वह आपका कौन सा कहलाया जाता है? वह कहलाया जाता है बाल अवस्था के लिए देखभाल और शिक्षा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और सभी देखिए, सभी प्रश्न पे आपका कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी एक लगता है कि जब मोटिवेशन मिलता है। और ECCE के बारे में जानकारी थोड़ा सा ले लेंगे, क्योंकि पहली बार हो सकता है आपने नाम सुना हो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। इससे जुड़ी योजना का निर्माण और क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया गया। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारी चीज़ें। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर लेते हैं, किस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा? मध्य चरण, प्राथमिक चरण, प्रारंभिक चरण या बुनियादी चरण? तो जिस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा, वह कौन सा चरण कहला जाएगा? जी हाँ दोस्तों, वह आपका कौन सा चरण कहला जाता है? वह आपका मध्य चरण कहला जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो किसकी सिफारिश करता है? बहुभाषावाद की, एक भाषावाद की, पाठ्यक्रम व मानकीकरण की, आकलन का मानकीकरण की सिफारिश करता है। तो NEP 2020 जिसकी सिफारिश करता है वह आपका बहुभाषावाद की। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वैचारिक समझ या अभ्यास और ड्रिल की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, सभी बताइए। तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है यह आपके अभ्यास और ड्रिल पर जो है यह बल देती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, न्यू NEP को जरूर पढ़ लीजिएगा। NEP बहुत इंपॉर्टेंट है। NEP से काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं। और एक चीज़ ये भी जान लीजिएगा NEP में कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस इनरोलमेंट रेटियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। प्रश्न आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम चाहिए? विषय वस्तुमुखी, पाठ्यक्रम केंद्रित, प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक? कौन सा अधिगम चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस प्रकार का अधिगम चाहिए? ये किस प्रकार का अधिगम होना चाहिए? और वह कहला जाता है प्रयोगात्मक। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार का अधिगम होना चाहिए? प्रयोगात्मक अधिगम होना चाहिए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जी हाँ, जो NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करके मापदंड बताना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो जाता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य हो जाता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, अन्वेषण आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन या अधिगम का आकलन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करता है वह हमारा कहला जाता है रटने पर आधारित अधिगम और अवधारणात्मक समझ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बदलाव की बात कर रहे हैं तो रटने पर आधारित जो अधिगम है इस पर बदलाव की बात की गई है। और आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है? MHRD संगठन, NCERT संगठन, NCTE संगठन, NIEPA संगठन। तो NEP 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी जिस संगठन को दी गई है या आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। साथ ही साथ टॉप 30 में आपने कितने स्कोर प्राप्त किया अवश्य आपको कमेंट करना है, फीडबैक करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।